इसकी एनालॉगी जो है हम अपने कोऑपरेटिव बैंक से देख सकते हैं, लेकिन टोटली दे आर नॉट द सेम थिंग। जो ये रूरल बैंक थे, ये क्राइसिस सिर्फ इन 4 रूरल बैंक्स तक नहीं है। चाइना में 1600 रूरल बैंक्स हैं। शी जिनपिंग किस चीज़ पे फोकस कर रहे थे मेनली उस टाइम पे कि वी हैव टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वी हैव टू मेंटेन स्टेबिलिटी वर्ड का उन्होंने इतना ज़्यादा यूज़ किया था। इनको पहले से पता था कि देयर वाज ए फाइनेंशियल स्टॉर्म ब्रूइंग इन द केटल। इनको मेनली ये शिनजियांग या तिब्बत में यूज़ करते हैं टू क्वेल द प्रोटेस्ट्स। तो उसने चाइनीज़ पर्सन ने कहा कि ये हमारी लास्ट जनरेशन है, वी आर द लास्ट जनरेशन, कि हम आगे बच्चा पैदा करेंगे ही नहीं। और इन्होंने यूएस का, इंडिया का या और कंट्रीज़ का इन्होंने खूब मजाक बनाया है कि आवर पॉलिटिकल सिस्टम इज़ वे सुपीरियर देन देयर्स। इतने बड़े कंट्री को फॉल होने के लिए लगातार गलत डिसीजन लेने होते हैं, और शी जिनपिंग एक प्रॉपर कैंडिडेट है कंट्री को धुआं करने के लिए। लेकिन अगर शी जिनपिंग दोबारा इलेक्ट होते हैं, आई थिंक ही विल टेक वेरी वेरी हार्ड स्टेप्स टुवर्ड्स लेफ्ट। चाइना इज बैंकिंग ऑन द फैक्ट कि चाइना इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द वर्ल्ड देन द वर्ल्ड इज इम्पोर्टेंट फॉर चाइना। सो जो चाइना जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेज है वो लूज करता जा रहा है स्लोली बट श्योरली। ये बना हुआ था कि चाइना से सस्ता आप कहीं भी मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकते। सो दैट थिंग इज नाउ ब्रेकिंग। हेलो गाइज, वेलकम टू द रेड हॉट पॉडकास्ट। आज हम आपसे बात करेंगे चाइना में जो बैंकिंग सेक्टर को लेके अपडेट आ रही है। 1-2 दिन पहले की न्यूज़ है कि वहाँ पे 234 लोगों को बैंकिंग फ्रॉड के रिलेटेड जो थे, मतलब एक गैंग कह लो, ऐसा बोल रहे हैं। हेनान प्रोविंस में जो लोकल पुलिस है उसने बताया कि अरेस्ट किया है और मेजर क्रैकडाउन बोल रहे हैं उसको। ये जो बैंकिंग फ्रॉड है, ये थोड़ा सा बेसिकली बता देते हैं हमारे दर्शकों को कि पिछले 3-4 महीने से वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे बैंकों के बाहर। अप्रैल से ही। हाँ, अप्रैल से। तो काफ़ी लोगों के पैसे जो थे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए थे, और लोग सुबह 4 बजे आके लाइन में लग जाते तब भी उनको पैसे नहीं मिलते थे। इन्होंने लालच में रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो रिटर्न थे, हाई रिटर्न के लालच में ये जो बैंक थे वो मेजरली 4 जो थे रूरल बैंक्स थे, तो उनमें इन्वेस्ट किया डिपॉजिटर्स ने, या जो भी इन्वेस्टर थे उन्होंने हाई रिटर्न्स के लालच में आके इन्वेस्ट किया वहाँ पे, और इसीलिए अब वो उनको भुगतना पड़ेगा ऐसा बोला जा रहा था। लेकिन अभी एकदम से यू टर्न कह सकते हो आप, उनको मतलब पकड़ के ये दिखा रहे हैं कि हमने इसको सोल्व कर दिया केस को। वो इसे पॉलिटिकल मूव समझें या फिर सच में वो ऑनेस्टली कुछ करके दिखा रहे हैं इस केस को सोल्व करने में। दिस इज़ एन आउट एंड आउट पॉलिटिकल मूव। इसके लिए हमें ना 2-3 महीने पीछे की स्टोरी जाननी पड़ेगी और इसके पीछे जाना पड़ेगा। अप्रैल में ये सो कॉल्ड बैंकिंग क्राइसिस स्टार्ट हुआ, वो भी रूरल बैंक्स का। इसकी एनालॉगी जो है हम अपने कोऑपरेटिव बैंक से देख सकते हैं, लेकिन टोटली दे आर नॉट द सेम थिंग। अब वहाँ पे क्या हुआ था कि ये 4 रूरल बैंक थे, और वहाँ पे रूरल बैंक्स को सिर्फ ये अलाउड था कि आप अपने लोकल एरिया से ही डिपॉजिट ले सकते हो। इन्होंने 2019 से या उससे पहले से इन्होंने क्या स्टार्ट किया कि ऑनलाइन स्कीम्स निकाल के कि ये ऑनलाइन डिपॉजिट ले रहे थे और कंपनीज़ के थ्रू, कि किसी और फाइनेंशियल कंपनी के साथ टाई अप कर लिया, टेक कंपनी के साथ, और नए नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे और वहाँ पे डिपॉजिट ले रहे थे। अब जो डिपॉजिट करने वाला था उसको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दिख रहा था और फाइनेंशियल या टेक कंपनी का नाम दिख रहा था उसके ऊपर। बैंकिंग पार्टनर का उनको पता नहीं चल रहा था कि यार बैंकिंग पार्टनर कौन है, या फिर वो इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। उनको ये था कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो दे यूज़ टू डिपॉजिट देयर मनी। अब इसमें जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उसको एकदम से इतनी प्रॉब्लम क्यों हुई है इस इशू से, क्योंकि जो ये रूरल बैंक थे, ये क्राइसिस सिर्फ इन 4 रूरल बैंक्स तक नहीं है। चाइना में 1600 रूरल बैंक्स हैं, तो 4 रूरल बैंक की क्राइसिस से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ 4 मेजर है आई थिंक बड़े बैंक है। तो ये हेनान प्रोविंस में ये बैंक हैं, और इनका जो ये डेब्ट था या फिर इनकी डिपॉजिटर्स के पैसे इन्होंने फाइनेंशियल फ्रॉड में वेस्ट किए हैं, ये काफ़ी एक सिस्टम के थ्रू जुड़े हुए थे। सो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये एक कोइंसिडेंस तो नहीं है कि जो लोगों ने जो होम लोन या फिर मॉर्गेज पेमेंट बंद करी है वो हेनान में ही करी थी।
तो इनका क्या कोइंसिडेंस है, और यही एक एक सीक्रेट वो है जिसकी वजह से चाइनीज़ गवर्नमेंट इतनी नर्वस हो गई है। पहले इन्होंने एक हार्ड हिटिंग या फिर एक टफ स्टेटमेंट दी थी कि यू इन्वेस्टेड इन बैड प्रोडक्ट्स, यू हैव टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज। लेकिन अब पॉलिटिकल एक मूव के तहत ये क्या कर रहे हैं कि 5 लाख युआन तक जिनके डिपॉजिट थे उनको कंप्लीट पेमेंट देने का इन्होंने प्रॉमिस किया है, और उसके ऊपर जिनके पैसे हैं तो उनको ये कह रहे हैं कि वी विल सी लेटर कि व्हाट वी विल डू। बैंकिंग क्राइसिस बोल रहे हैं जिसको, इसमें जो प्रोटेस्ट चल रहे थे अप्रैल 22 से चल रहे थे, और प्रोटेस्ट काफ़ी वायलेंट थे, और उसको कंटेन करने के लिए एक तरह से सप्रेस किया गया था वहाँ की लोकल पुलिस के द्वारा, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट के द्वारा ही। जहाँ भी हैनान में ज़्यादातर थे, और भी कई प्रोविंसेस में प्रोटेस्ट हो रहे थे। प्रोटेस्ट को दबाने के लिए जो ये फोर्स यूज की गई थी, वाई इट वाज सो एग्रेसिव, वो इतनी उनकी तो पब्लिक है, उसको मारना थोड़ी है उसको, मतलब ये जो अभी स्टेप लिया इन्होंने ये पहले भी ले सकते थे। इसका मैं बताता हूँ आपको कि मैं जब इनकी पिछले साल पार्टी कांग्रेस हुई थी, नवंबर में हुई थी शायद, उस टाइम शी जिनपिंग ने स्पीच दी थी, मैं स्पीच पढ़ रहा था। तो शी जिनपिंग किस चीज़ पे फोकस कर रहे थे मेनली उस टाइम पे कि वी हैव टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वी हैव टू मेंटेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी वर्ड का उन्होंने इतना ज़्यादा यूज़ किया था कि अब उसको इस कंटेक्स्ट में हम देख पा रहे हैं कि वाई ही वॉज हार्पिंग ऑन दैट सब्जेक्ट। तो इनको जो इनकी टॉप गवर्नमेंट है, इनको पहले से पता था कि देयर वॉज ए फाइनेंशियल स्टॉर्म ब्रूइंग इन द केटल। सो अब उस स्टेबिलिटी का मतलब पता चल रहा है कि वाई दे वर सो इंसिस्टेंट ऑन इट। इनको पता था कि डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं, और इनको तभी आइडिया हो गया था जब एवरग्रांड ने डिफ़ॉल्ट किया था पहली बार। सो इस बार इन्होंने डिफरेंट क्या किया है इस प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए, इन्होंने अपनी आर्म्ड पुलिस का यूज़ किया है। ये जो इनकी पुलिस होती है ये लोकल पुलिस नहीं होती, या फिर ये डायरेक्टली सीसीपी के कंट्रोल में होती है ये पुलिस, और इनको स्पेशली ट्रेनिंग दी जाती है टॉर्चर की। अगर आपने एक वीडियो देखे हों इसके प्रोटेस्ट के, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो सिविलियन ड्रेस में थे, लेकिन उनके सेम कपड़े थे, या तो वो ब्लैक क्लॉथ्स में थे या वो वाइट क्लॉथ्स में थे। दैट वॉज द आर्म्ड पुलिस, जिनको स्पेशली टॉर्चर के कंसेप्ट पे बनाया गया है। इनको मेनली ये शिनजियांग या तिब्बत में यूज़ करते हैं टू क्वेल द प्रोटेस्ट्स। इनको अभी मेन चाइना के अंदर यूज़ किया गया है, तो सीसीपी ने एक लाइन क्रॉस करी है एक तरह से चाइनीज़ पीपल के माइंड में कि एक ब्रूटल तरीके से इन्होंने सप्रेशन किया है, और अब उसको ये प्लीज़ करने की सोच रहे हैं कि बात ज़्यादा आगे ना बढ़े। इसके लिए ये एक तरह से सीसीपी या फिर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी पहली बार पब्लिक के सामने झुक रही है, बिकॉज दे नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट चाइनीज़ पीपल विल डू टू देम। तो ये एवरग्रांड फॉल हुआ था, और इसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी गिरावट आई है। ग्रोथ जो था जो हैनान प्रोविंस में अभी आपने बताया कि जो एक मिडिल क्लास वहाँ पे जो जिन्होंने ये अपने फ्लैट वगैरह बुक कर रखे थे, उन्होंने ईएमआई भरने से मना कर दिया एक तरह से, तो उससे भी कुछ कनेक्शन हो सकता है इसका। अभी जून में शी जिनपिंग ने स्पीच दी थी कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू, हम अपने रियल एस्टेट सेक्टर को लाइव फ्लैट करने से ये नहीं कर सकते कि पीपल विल हैव टू पे देयर मॉर्टगेजेस और दिस। सो जो ये लाइव फ्लैट कल्चर चल रहा है चाइना में करंटली, ये एक एंडेमिक बन चुका है। गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने की काफ़ी ट्राई कर रही है, लेकिन बहुत लोग एक तरह से टोटली हताश निराश हो चुके हैं कि वो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, दे विल नॉट बी एबल टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। कि एक करप्शन के इससे जंजाल से या फिर एक इससे वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। सो दे आर चूजिंग टू लिविंग ऑन जस्ट बेसिक थिंग्स कि बस काम चल जाए, वी डोंट वांट एनीथिंग। एक शायद आपने एक वीडियो वायरल हुई थी चाइनीज़ की कि जो पेंडेमिक प्रिवेंशन के ऑफिशियल्स थे पुलिस के साथ, वो किसी के घर पे गए हुए थे, तो वो उसको ये धमकी दे रहे थे क्वारंटीन करने के लिए कि तुम्हारी 3 जनरेशन सड़ेंगी अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगे
तो उसने चाइनीज़ पर्सन ने कहा कि ये हमारी लास्ट जनरेशन है, वी आर द लास्ट जनरेशन, कि हम आगे बच्चा पैदा करेंगे ही नहीं। सो इतना ज़्यादा पब्लिक एक तरह से परेशान उनसे, हाँ, पैसिवली पब्लिक उसको अपोज कर रही है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को। तो सीसीपी तो रहेगी, सीसीपी कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, बट जो एक सीसीपी का इंटरनल प्रोसेस है जिसको वो कांग्रेस बोलते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी इन अक्टूबर, 16 अक्टूबर को स्टार्ट हो रही है। तो क्या उसके मद्देनज़र लिया गया ये फैसला जो उनको 50 लाख युआन तक का जो भी राहत दी जा रही है? हाँ, इनको जो 5 लाख तक युआन तक की एक राहत दी गई है, और ये 16 अक्टूबर से स्टार्ट होगी इनकी मीटिंग। या फिर ये एक बहुत ही 5 साल में एक बार टाइम आता है ये, जब ये अगले 5 साल के लिए लीडर चूज़ करते हैं। सो ये एक पॉलिटिकली वोलेटाइल टाइम होता है, और इस टाइम पे कू भी हो सकते हैं, और एक इंस्टेबिलिटी या फिर कह लीजिए एक लीडरशिप वैक्यूम होता है इस टाइम पे। सो इस टाइम पे सीसीपी कुछ भी ये नहीं चाहती कि कोई भी सरप्राइज़ हो, या शी जिनपिंग कुछ भी ये नहीं चाहते कि कोई भी सरप्राइज़ हो। सो दैट्स वाई ये एक प्लीजिंग उसमें लोगों को शांत करने के लिए ये कर रहे हैं, कि एक सांत्वना दे रहे हैं कि जिसके भी पैसा जाएगा द सीसीपी विल पे। ओके, तो गवर्नमेंट किसी बैंक को फॉल नहीं होने देगी या फिर ये, लेकिन ये एक तरह से लॉलीपॉप है। जैसे ही पार्टी कांग्रेस खत्म होगी, दे विल कम बैक टू देयर नेचुरल थिंग्स। ओके, चलिए अब चलते हैं जीरो कोविड पॉलिसी की तरफ। चाइना एक तरह से खूब 2020 से स्टार्ट किया था उन्होंने, टू कंटेन दैट वायरस इन वुहान ओनली। जब वर्ल्ड वाइड इतना नहीं मतलब स्टार्ट ही हुआ था, तो चाइना ने एक तरह से अपनी पीठ थपथपा ली थी कि हमने तो कंटेन कर लिया। सिर्फ वुहान में ही उन्होंने खूब सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए थे, बट ओनली विद इन दैट वुहान सिटी ओनली। बाकी चाइना वाज वर्किंग, मतलब वहाँ पे काम वाम चल रहे थे, इतने रेस्ट्रिक्शन नहीं थे, और जैसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन भी नहीं था। तो अभी जो देखने में आ रहा है, अभी आई थिंक फैब से वहाँ पे जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है कोविड का, वो काफ़ी लाइट है एज़ कम्पेयर टू डेल्टा और जो भी उससे पहले आए हैं, जिन्होंने मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड कहर ढाया था। ओमिक्रॉन से कुछ नहीं हो रहा वर्ल्ड में, मतलब नाउ पीपल आर टेकिंग इट वेरी लाइटली, जो कि लेना नहीं चाहिए बेसिकली। तो अभी ओमिक्रॉन से सीसीपी डरी हुई है, जिनपिंग डरे हुए हैं, या फिर वो एक तरह से इतने कोशियस हो गए हैं एकदम से अपने लोगों के लिए कि नहीं ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। शी जिनपिंग स्पीच दे रहे थे, जून में स्पीच दी थी उन्होंने एक, आई थिंक वुहान में ही स्पीच दी उन्होंने, या फिर शी जिनपिंग ये कह रहे थे कि हम जीरो कोविड जब तक लागू करेंगे जब तक कि एक भी कोविड का केस ना बचे। उनका ये कहना था कि हम कितनी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ सेक्रीफाइस कर सकते हैं लोगों को बचाने के लिए, कि इन्होंने अपनी इतनी पॉलिटिकल कैपिटल स्टेक पे लगा दी है, द नंबर ऑफ डेथ्स पे, कि अब ये एक कॉर्नर में चले गए हैं और दे कैन नॉट वॉक बैक। जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो काफ़ी तेज़ी से फैलता है और सब लोगों को बीमार भी नहीं करता। चाइना ने हांगकांग में ओपन किया था, और हांगकांग के जो रिजल्ट्स आए हैं उससे जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है वो काफ़ी डरी हुई है। हांगकांग में रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे इतने, और ओमिक्रॉन वेरिएंट ने वहाँ पे हॉस्पिटल्स को इतनी फ्लड कर दिया एकदम से, और जो वहाँ पे अथॉरिटीज़ थी वो डील नहीं कर पाई इतने पेशेंट लोड के साथ। सो वहाँ पे बहुत लोगों की डेथ हुई है हांगकांग में, और चाइना का जो हॉस्पिटल सिस्टम है वो इतना वेल ऑयल्ड नहीं है। सो इनको ये डर लग रहा है कि एटलीस्ट 1 करोड़ लोग मर सकते हैं अगर ये लॉकडाउन ओपन कर दें तो। सो ये वेट कर रहे हैं किसी सुपर वैक्सीन का, या फिर ये वेट कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन से भी लाइटर वेरिएंट कोई आए सो दैट दे कैन ओपन। क्योंकि चाइना में जो एल्डर पीपल हैं 60 से अबव के, उनको वैक्सीन नहीं लगी हुई, और चाइना की वैक्सीन वैसे भी इफ़ेक्टिव नहीं है। वहाँ पे बेसिकली 2 वैक्सीन है, साइनो फार्मा और साइनोवैक, जो कि
लास्ट ईयर ही आ गई थी मई 21 में, और जून 21 के अराउंड वो WHO ने उनको एक तरह से अप्रूवल दे दिया था इमरजेंसी यूज के लिए। तभी से वो मतलब चल रही हैं। और अभी आई थिंक अभी लेटेस्ट फिगर जो बता रहे थे उन्होंने 100 मिलियन के अराउंड कुछ बता रहे थे कि उन्होंने वो आंकड़ा छू लिया है वैक्सीनेशन का। तो उनकी वैक्सीन का क्या अपने अगर इंडिया से कंपेयर करें तो इतनी इट्स नॉट दैट इफेक्टिव, या उनको अभी भी ये डर है कि वैक्सीन हमें नहीं बचाएगी, बट जो लॉकडाउन है दैट इज बेटर देन वैक्सीनेशन। जो चाइनीज़ वैक्सीन है उसकी एफिकेसी काफ़ी कम है। जैसे जो यहाँ पे इंडिया में वैक्सीन बनी थी मेनली एस्ट्राजेनेका की, और एक और वैक्सीन थी आई थिंक, तो उनकी जो एफिकेसी थी वो 75, 76 या अबव 70 थी। चाइनीज़ वैक्सीन्स की जो एफिशिएंसी है वो 50 के अराउंड है। सो दे आर इफेक्टिव बट ओनली अप टू ए लिमिट। और उनकी जो इम्यूनिटी होती है इट्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग दैट मच। सो जो चाइनीज़ एक्सपर्ट हैं या एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि इनकी पॉपुलेशन मेनली वायरस के लिए नॉवल है। इनकी पॉपुलेशन के पास इम्यूनिटी नहीं है वायरस के लिए, हर्ड इम्यूनिटी। हाँ, सो दैट्स वाई ये इतने डरे हुए हैं। और एक इन्होंने पॉलिटिकल बना लिया है इसको, क्राइसिस को, कि शी जिनपिंग ने फर्स्ट लॉकडाउन ओपन करने के बाद, वुहान में लॉकडाउन ओपन करने के बाद इन्होंने पूरा क्रेडिट ले लिया वायरस को डिफीट करने का। और इन्होंने यूएस का, इंडिया का या और कंट्रीज़ का इन्होंने खूब मजाक बनाया है कि आवर पॉलिटिकल सिस्टम इज़ वे सुपीरियर देन देयर्स, कि हमने वायरस को हरा दिया। तो एक ऐसा इन्होंने अपने आप को एक होल में डाल लिया है कि दे कैन नॉट कम आउट ऑफ इट, दे आर ओनली डिगिंग डीपर। सो कुछ एनालिस्ट तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इवन आफ्टर, अगर शी जिनपिंग दोबारा आ जाते हैं पावर में, फिर भी ये जीरो कोविड स्ट्रेटजी से बैक नहीं कर पाएंगे। और जैसे काफ़ी साइंटिस्ट वगैरह ये बात कर रहे थे कि अमेरिकन साइंटिस्ट, चाइनीज साइंटिस्ट से बात कर रहे थे कि आप शी जिनपिंग को समझाते क्यों नहीं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट लॉकडाउन से नहीं मरता, या ओमिक्रॉन वेरिएंट पे लॉकडाउन से फ़र्क नहीं पड़ता, इट विल क्लियर द लॉकडाउन। और ये लॉकडाउन को आप इसको लॉकडाउन से नहीं रोक सकते कि काफ़ी लोग कैरियर होंगे जो वायरस के, कि उनका नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आ पाएगा और दे विल कैरी वायरस, लेकिन दे विल इन्फेक्ट अदर्स। तो वो कह रहे हैं कि शी जिनपिंग कोई साइंटिफिक माइंड के लीडर नहीं है, तो उनको समझाना बहुत इम्पॉसिबल बात है। उनका ये कहना है कि जब हमने पहले स्टार्टिंग में अगर वायरस को हरा दिया था, कि अब क्या दिक्कत है वायरस को हराने में। China's COVID zero policy could last 4 years as it works for Xi Jinping। तो ये क्लियरली बता रहे हैं कि एक तरह से इनका नैरेटिव ये है, या मतलब माइंडसेट कह लो, जो भी जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, कि दिस इज़ ए पॉलिटिकल मूव, और ये जिनपिंग के फेवर में है। जो लॉकडाउन लगा रखा है वहाँ पे चाइना में, इट्स बिकॉज कि एक तो 16 अक्टूबर से वो स्टार्ट हो रहा है, और फिर ये भी कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि क्या पता वो उसको, जो उनका मीटिंग होने वाला है, उसको इनडेफिनेटली पोस्टपोन भी कर दे। अभी एक एक झलक मिली थी जीरो कोविड स्ट्रेटजी की, कैसे मिसयूज़ करी जा सकती है जीरो कोविड स्ट्रेटजी। जब ये बैंकिंग क्राइसिस के प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, तो जिन डिपॉजिटर्स के पैसे उन बैंकों में इन्वॉल्व थे, सिर्फ उनका जो ये था हेल्थ कोड था उसको रेड कर दिया गया था। तो उसके लिए अगले दिन ही इन्होंने 4 ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया था कि किसने ये डेटा लीक किया है कि इन डिपॉजिटर्स के पैसे इन्वॉल्व हैं रूरल बैंक्स में। सो हो सकता है कि शी जिनपिंग कंट्रोल के लिए इसको यूज़ कर रहे हों। और काफ़ी अभी वहाँ पे केसेस सामने आए हैं कि 1 लाख लोगों का एकदम से येलो कोड हो गया एक साथ ही। और जो वहाँ पे ये टेस्टिंग चल रही है वो भी मास लेवल पे है। वहाँ पे लाइक अलोंग द रोड मास बूथ्स लगा दिए हैं लोकल बॉडीज़ ने, और आई थिंक कंटिन्यूसली टेस्टिंग होती है, विद इन 72 आवर्स उनको टेस्ट कराना पड़ता है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। तो इतने बड़े लेवल पे टेस्टिंग, और तो ऑब्वियस सी बात है कि पैसे भी सीसीपी दे रही होगी, गवर्नमेंट का ही पैसा जाएगा उसमें, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स नहीं है। इनका ये बता रहे हैं कि
देर आर सम मेंबर्स ऑफ CCP जो इन्वॉल्व हैं टेस्टिंग किट्स की मैन्युफैक्चर में, और वो उन्होंने कोविड को एक मनी मिंटिंग एक्सरसाइज बना रखा है, और जो पैसे पे कर रही हैं वो कर रही हैं लोकल गवर्नमेंट्स। सो लोकल गवर्नमेंट्स बॉन्ड इशू कर रही हैं, पैसे इकट्ठे कर रही हैं और टेस्टिंग के पैसे दे रही हैं, और लोगों का ज़बरदस्ती टेस्ट किया जा रहा है कि 72 आवर्स में करो, 48 आवर्स में टेस्ट करो। तो टेस्टिंग दिन रात टेस्टिंग चलती है कि कहीं भी आपको XYZ कहीं भी आपको जाना हो तो आपको नेगेटिव टेस्ट चाहिए ही चाहिए। आने जाने की भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस है विद इन द कंट्री। एक तो ऐसे ही वहाँ पे रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है, अनलाइक इंडिया में जैसे आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, यू कैन ईजिली गो, काम कर सकते हो वहाँ पे। चाइना में ऐसा नहीं है। ये आप देखिए कि कौन सा प्रोविंस या कौन सा मेजर सिटी कितने दिन से लॉकडाउन पे है। शंघाई को पार्शियल या फुल लॉकडाउन 92 डेज से लॉकडाउन पे है, और ये 31 जुलाई तक का डाटा है। तो जो एफ्लुएंट चाइनीज़ हैं या फिर इंटरनेशनल जो मीडिया के पर्सन हो गए या फिर जो इंटरनेशनल पर्सन है, उनकी जीरो कोविड को लेके आंखें जब खुली हैं जब शंघाई में लॉकडाउन लगा है। शंघाई इज़ लाइक मुंबई एंड दिल्ली मिक्स्ड। आप मुंबई और दिल्ली की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को कंबाइन कर दीजिए, दैट इज़ शंघाई। शंघाई इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइनीज़ कि उनकी एक मेजर पोर्शन ऑफ GDP सिर्फ शंघाई से निकल के आती है। तो उनको ऐसा लग रहा था कि शंघाई इज़ इनविंसिबल, यहाँ पे लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन सबसे लंबा लॉकडाउन शंघाई में लगा है, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी डिसरप्ट हुई है उससे, इट्स रिडिकुलस। काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जिनका वहम टूट रहा है, एप्पल होगी मेनली और टेस्ला भी होगी। इन्वेस्टमेंट अभी भी चाइना में हो रही है। आप ये मत सोचिए कि चाइना विल फॉल लाइक ए हाउस ऑफ कार्ड्स। इतना भी एक हाउस ऑफ कार्ड्स नहीं है चाइना। बहुत बड़ा कंट्री है चाइना, और इतने बड़े कंट्री को फॉल होने के लिए लगातार गलत डिसीजन लेने होते हैं, और शी जिनपिंग एक प्रॉपर कैंडिडेट है कंट्री को धुआं करने के लिए। एक मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें क्या बता रहे थे कि जो शी जिनपिंग की फर्स्ट टर्म थी उसमें इन्होंने पॉलिटिकली मोटिवेटेड काम कम करे थे और इनका इकोनॉमी पे ही फोकस था। उसके बाद इन्होंने एक एडवाइज़र चेंज किया है अपना, वैंग ह्यूनिंग नाम से, और वो शी जिनपिंग को कल्ट बनाने में लगा हुआ है। एक आपने पहले गौर किया हो कि शी जिनपिंग ने हर स्कूल में एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया था, स्कूल कॉलेज में, शी जिनपिंग थॉट। सो अब वो जो इनकी बुक्स थी वो सारी की सारी रिकॉल कर ली गई। अच्छा। तो वो भी पॉलिट ब्यूरो का ही डिसीजन रहेगा कि दे प्रिवेल्ड ओवर शी जिनपिंग। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शी जिनपिंग ने कुछ पावर अपनी कंसीड करी है पिछले 1 साल में, 1.5 साल में। लेकिन अगर शी जिनपिंग दोबारा इलेक्ट होते हैं, आई थिंक ही विल टेक वेरी वेरी हार्ड स्टेप्स टुवर्ड्स लेफ्ट, और ही विल become a dictator worse than Mao. He can become a dictator worse than Mao. चलिए, दैट टाइम विल टेल। और अभी इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहेगा, जो ये कंटिन्यूसली लॉकडाउन, ऑब्वियस सी बात है, जैसे इंडिया में भी काफ़ी प्राइवेट सेक्टर को और उसको काफ़ी नुकसान हुआ था और काफ़ी जॉबलेस हो गए थे लोग वहाँ पे। तो मीन्स चाइना इज मैन्युफैक्चरिंग हब और सबसे बड़ा वर्ल्ड का। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड जितने भी कंट्रीज हैं चाइना से इंपोर्ट करते ही हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम एंड ऑल। तो उसका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है चाइना पे कितना रहेगा और बाकी के वर्ल्ड है उससे कितना मतलब अफेक्ट होंगे या नहीं होंगे, उसके बारे में। मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें क्या था कि चाइना इज़ बैंकिंग ऑन द फैक्ट कि चाइना इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर द वर्ल्ड देन द वर्ल्ड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर चाइना। सो ये जो गलत फहमी है चाइना की, ये इनको लेके डूबने वाली है। अभी लॉकडाउन लगा है शेंजन में। शेंजन चाइना की का ऐसा इकोनॉमिक जोन है जहाँ पे मैक्सिमम कंपनीज़ हैं, हाई इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। सो जो सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है चाइना में, वहाँ पे लॉकडाउन लग गया है। और वो जो शॉपकीपर थे वहाँ पे, वो ये शिकायत कर रहे थे कि उनको सिर्फ 3 या 4 घंटे का टाइम दिया गया
कि इतना नोटिस दिया गया उनको कि इसके बाद एक कंप्लीट लॉकडाउन लग जाएगा और वो अपने सामान को अंदर भी नहीं रख पाए या अपने सामान को सही जगह पे वेयर हाउस में या वहाँ पे शिफ्ट नहीं कर पाए वो। तो जो इकोनॉमिक डिसरप्शन हो रहा है चाइना में वो काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में नंबर 1 की इंडिया मोर ऑफ ए सर्विस इकोनॉमी है, तो लॉकडाउन की वजह से सर्विस इकोनॉमी इतनी इफेक्ट नहीं हुई, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है और एक क्लोज क्वार्टर्स में काम करना पड़ता है मशीन्स पे या फिर असेंबली के दौरान। सो जीरो कोविड से चाइना जितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, इंडिया इतना ज़्यादा नहीं हुआ और इंडिया ने अपने लेसन्स काफ़ी जल्दी ले लिए थे पहले लॉकडाउन में ही 3 मंथ्स के अंदर। सो जितनी स्पीड में इंडिया ने रीओपन किया था और एक तरह से गवर्नमेंट ने फॉलोअप किया था एवरी इंडस्ट्री को कि कौन सी इंडस्ट्री को वर्कर्स लेके आने में या फिर रॉ मटेरियल को ये करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, और देयर यूज्ड टू बी वीकली फॉलोअप्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा खास करके। सो अभी हम हर चीज़ का हर एजेंसी का IMF का, मूडीज़ का या सबका जिनका भी एनालिसिस देख रहे हैं सभी ये कह रहे हैं कि देयर आर नो चांसेस ऑफ रिसेशन इन इंडिया और इंडिया इज़ हैविंग ए रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी प्रिडिक्शन था GDP का चाइना के द्वारा, इट वाज सपोज टू बी 5.8 और समथिंग 5.5, हाँ, बट इस क्वार्टर में 0.4 तक गया उनका। मतलब दे वर बोस्टिंग अप कि हमारे को कुछ नहीं होगा, वी आर सुपर हीरोज लाइक इकोनॉमिक, और कई लोग बोलते हैं चाइना इज इकोनॉमिक सुपर पावर। तो यूरोप में भी, जैसे यूरोप भी जो मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं है वहाँ पे मोस्टली नेशंस में, बट बड़ी बड़ी कंपनियाँ रजिस्टर्ड है वहाँ पे एंड ऑल ऑफ दे हैव मीन्स देयर सप्लाई चेन बेस्ड इन चाइना। तो यूरोप भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट होगा और ऊपर से वहाँ पे बिजली भी काफ़ी महंगी हो गई है, तो इसको एक पुश रहेगा यूरोप के लिए। यूरोप के लिए पुश डेफिनेटली है ये, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम कंपनीज हैं वो चाइना से ही इंपोर्ट करती हैं, जो भी उनका मटेरियल होता है उनकी फैक्ट्री चाइना में ही हैं। जैसे फ्रांस के अगर हम देखें तो क्लोथिंग ब्रांड हो गए वहाँ पे, जितने भी लग्जरी ब्रांड हो गए वहाँ पे, और जर्मनी की ऑटो कंपोनेंट्स की फैक्ट्री काफ़ी सारी चाइना में है, बॉश की, डेल्फी या फिर और कई कंपनीज होगी। जो जीरो कोविड लॉकडाउन है उनसे चाइना की GDP को 1.8 to 2% का लॉस होने वाला है। अगर आप देखें कि इनकी फोरकास्ट थी 5.5 की, अगर 2% का लॉस होता है तो वो 3.5 पे आ जाएगी। इट्स ए वेरी वेरी ह्यूज सम ऑफ मनी। सो जो चाइना जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेज है वो लूज़ करता जा रहा है स्लोली बट श्योरली। और ये जो 2% जो लॉस है इनको, इसमें जो सेंटिमेंटल लॉस है वो किसी ने काउंट नहीं किया या उसको कोई काउंट नहीं कर सकता। ये लॉस वो है जो आपको कागज़ पे दिख रहा है। जो कंपनीज सोच रही हैं शिफ्ट करने की, उनको काउंट नहीं कर सकते आप, वो 1 या 2 साल में काउंट में आएंगी। कैस्केडिंग इफेक्ट जिसको बोल सकते हो, yes. कि बाद में। और ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट होते हैं ये एक बार अगर स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर ये स्टॉप नहीं होते। इट्स लाइक चेन रिएक्शन कि जो ट्रस्ट होता है वो एक बार टूटता है तो दोबारा नहीं आता। काफ़ी कंपनीज को ये ट्रस्ट था कि चाइना इज़ वेरी बिजनेस फ्रेंडली और बिजनेस के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे लेबर लॉज को तोड़ना हो, चाहे इन्वायरमेंटल लॉज को तोड़ना हो। सो ये बना हुआ था कि चाइना से सस्ता आप कहीं भी मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकते। सो दैट थिंग इज़ नाउ ब्रेकिंग। और जो US ने चाइनीज़ कंपनी को डीलिस्ट किया है अपनी शेयर मार्केट से, वो इससे रिलेटेड है या इसको मतलब दैट इज़ ए सेपरेट इशू? वो एक जियो पॉलिटिकल इशू है और ये ट्रम्प के टाइम से ही स्टार्ट हो गया था। सो जो चाइनीज़ कंपनीज US स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्ट करती हैं उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहाँ के रेगुलेटर को दिखानी होती हैं, लेकिन कोई भी चाइनीज़ कंपनी अपना ऑडिट नहीं करवाती। जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि स्टेट सीक्रेट हमारे लीक हो जाएंगे या फिर नेशनल सिक्योरिटी पर्पस से हम अपना ऑडिट अलाउ नहीं कर सकते। सो US ने शॉर्ट टर्म थिंकिंग छोड़ के लॉन्ग टर्म थिंकिंग पे ध्यान दिया है। दे पुट देयर फुट डाउन और उन्होंने डीलिस्ट कर दिया सभी चाइनीज़ कंपनीज़ को। इसमें मेन कंपनीज थी अलीबाबा, टेंसेंट, दीदी और
आई थिंक वीचैट या एक दो और कंपनी थी. वीचैट तो टेंसेंट की ही है, लेकिन ये मेजर कंपनीज थी इनकी. अभी वापस चलते हैं जीरो कोविड की तरफ. तो ये मतलब ये हमने जब भी बात की है जीरो कोविड पॉलिसी के इम्पैक्ट्स और वो, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर चाइना, वेदर चाइना विल कम आउट ऑफ इट, और क्या जिनपिंग इसको मेंटेन रखेंगे, टू पुट द मीन्स कंटेन रखेंगे, या जो भी वहाँ का थिंक टैंक बोल रहा है वो आई थिंक वो जो स्टेटमेंट उन्होंने सोशल मीडिया पे अपलोड की थी तुरंत हटवा भी दी थी कि जीरो कोविड पॉलिसी इज़ नॉट गुड फॉर इकोनॉमिक फ्रंट. तो इससे निकलने का क्या मीन्स व्हाट विल यू सजेस्ट टू चाइना? एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि यूएस में जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई, जो बाइडेन की गवर्नमेंट आई, तो वैक्सीन मैंडेट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था. और अगर आपको याद हो तो कनाडा में ट्रकर्स की प्रोटेस्ट हुई थी और यूएस में उस प्रोटेस्ट को प्लान किया जा रहा था एक बड़े लेवल पे. उस टाइम पे इन्होंने यूएस गवर्नमेंट ने उस प्रोटेस्ट को क्वैश करने के लिए या फिर वैक्सीन मैंडेट स्ट्रेटजी से बाहर निकलने के लिए, एग्जिट करने के लिए क्या किया था? रशिया यूक्रेन वॉर. सो यूएस के लोग ये कह रहे थे कि किसी भी हेल्थ मिनिस्ट्री से या किसी वैक्सीन से कोविड ख़त्म नहीं हुआ, कोविड को पुतिन ने ख़त्म किया है. जो एक ये था इनका यूएस का कि कोविड वॉज द बैड गाय, कि अब पुतिन इज बैड देन कोविड. तो पुतिन वॉज वर्स देन कोविड. राइट. सो पुतिन ने कोविड ख़त्म किया है यूएस में. हाँ, वहाँ पे प्रोटेस्ट काफ़ी मीन्स वायलेंट थे. और चाइना में तो अब तक लोगों ने सर्वाइव किया है. 2020 से ही चला आ रहा है ये कोविड पॉलिसी. रेस्ट्रिक्शन काफ़ी थे मतलब ट्रैवलिंग पे. और वो यूरोप में और यूएस में तो आई थिंक विद इन 2-3 मंथ्स में ही लोग बोलने लगे थे नहीं नहीं वी डोंट वांट लॉकडाउन एंड ऑल, हमारी फ्रीडम छीनी जा रही है, ये वो है. अगर हम इसकी एनालॉगी देखेंगे तो ये काफ़ी डेंजरस एनालॉगी है कि इतने बड़े ब्लंडर से बाहर निकलने के लिए शी जिनपिंग को इससे बड़ा ब्लंडर करना पड़ेगा. तो वो ताइवान हो सकता है ब्लंडर. राइट. क्योंकि जो इन्होंने अनाउंसमेंट कर रखी है कि इतने लोग तो मरेंगे चाइना में, उसको छुपाने के लिए एक वॉर ही लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर सकती है. और ऐसा पहली बार नहीं है जो चाइना पहली बार करेगा. इन्होंने पॉलिटिकल क्राइसिस में रशिया के साथ लड़ाई करी थी उसूरी रिवर पे, इंडिया के साथ 1962 में लड़ाई करी थी, वियतनाम वॉर करी थी इन्होंने. सो इनके लिए पहली बार नहीं है ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना. सो जो एग्जिट स्ट्रेटजी है चाइना की फ्रॉम कोविड ज़ीरो, इट्स वेरी डेंजरस. और ये अगर आराम से अगर बैक ट्रैक करेंगे, आई डोंट थिंक कि इट विल बी सक्सेसफुल फॉर जिनपिंग और फॉर चाइना. शी जिनपिंग इज चाइना नाउ. ओके. शी जिनपिंग जो ईगो है उसके लिए चाइना को सफ़र करना ही पड़ेगा अभी, क्योंकि उनका इकोनॉमिक सिस्टम, मिलिट्री सिस्टम, वो अभी कम्युनिस्ट पार्टी की सक्सेस पे ही डिपेंडेंट है. कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने आप को चाइना से इस तरह से जोड़ लिया है कि दे कैन नॉट सेपरेट इट नाउ. सो कम्युनिस्ट पार्टी अपने सर्वाइवल के लिए चाइना को दांव पे लगा रही है. और इट्स ए वेरी डेंजरस गेम बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग कंट्री और काफ़ी उनके पास वेपन्स हैं, डेंजरस वेपन्स. एंड इकोनॉमी तो डाउन जा ही रही है, इकोनॉमी अब नहीं रुकने वाली है. ये कब तक हो सकता है? ये व्हाट इज़ योर बेट? कुछ एनालिस्ट ये कह रहे थे कि 2023 के एंड तक जीरो कोविड का जाने का कोई सीन नहीं है. थैंक यू गाइज. मिलते हैं आपसे इस अगले एपिसोड में वर्ल्ड की कुछ और न्यूज़ लेके. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद.